इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का सबसे चलने वाला और सबसे डरावना कॉन्फ्लिक्ट है। इन दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ नहीं है। इस 75 साल के कॉन्फ्लिक्ट में आपको देखने मिलेगा एक दर्दनाक बंटवारा, खून, पसीना, पॉलिटिक्स, कब्जा, जाने, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, मास लेवल माइग्रेशन, बहुत सारे युद्ध, न्यूक्लियर रेप, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी, दुनिया का इन्वॉल्वमेंट, प्रॉक्सी वार, कम्युनल टेंशंस, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, वाटर डिस्प्यूट, मिलिट्री एक्शन, सारे ही फ्रंट पर, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और बहुत अनेक और अनगिनत दिल दहला देने वाली कहानियां, खूनी पार्टीशन से लेकर बेइंतहा बॉर्डर डिस्प्यूट तक। इंडिया पाकिस्तान का संघर्ष सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास, जमीन और एक गहरे अविश्वास का एक दर्द भरा सागा है जो आज भी साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत को तय करता है। गाइस, ये वीडियो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मैंने कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस, 75 साल के कॉन्फ्लिक्ट को समझाने की कोशिश की है। अब वीडियो के बीच में मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप पूरी वीडियो आगे देखोगे वो शूट होके कंप्लीट हो चुकी थी मार्च 2025 में, बट अब कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हो अप्रैल 22 को इंडिया कश्मीर में पहलगाम अटैक किया गया, पाकिस्तान के द्वारा एक टेररिस्ट अटैक किया गया और उसकी वजह से कुछ चीज़ें अब चेंज हो चुकी है। इंडस वाटर ट्रीटी हमेशा से इंटैक्ट रहा बट अब वो चेंज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। In a strong retaliatory action following its decision to suspend the Indus Water Treaty for the Pahalgam terror attack, India briefly stopped water flow through the Balighat Dam on the Chenab River. वीडियो के अंत में मैंने पीस के बारे में बात की है, अमन के बारे में बात की है, भाईचारे के बारे में बात की है कि कैसे पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आम इंसान के लिए भी और देशों के लिए भी। बट इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा पीस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सही समय पे सबक सिखाना भी है। अगर कोई देश जैसे कि पाकिस्तान ये सोच रखे कि वो इंडिया पे हमला करता रहेगा, टेररिस्ट अटैक करता रहेगा और उसका माइंडसेट ये है कि वो इंडिया को 1000 कट्स देके ब्लीड करने की बात करेगा, अगर किसी का माइंडसेट ये है तब उसकी माइंडसेट को चेंज करना भी ज़रूरी है। खैर, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहलगाम अटैक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बात करने को, डिस्कस करने को बहुत कुछ है। अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ भी जानना है इस पूरे वीडियो में जो मैंने समझाया उसके अलावा, तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे डाल दीजिए। मैं उसको कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को डिटेल में रिसर्च करूँ और आगे शायद दूसरी वीडियो में आपको आपकी चीज़ें भी समझा पाऊँ। देखते रहिए तब तक के लिए सारी वीडियो। जय हिंद। तो आइए नजर डालते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर। The Indian and Pakistani armies are clashing, this time in a war of words. The world today sees them as the epicenter of terrorism. Well, this is news coming in from the line of control. Sources say Pakistan has once again violated the ceasefire. The latest provocation has taken place in Poonch and Rajouri sectors. In response, the Indian Army has launched a strong and effective retaliation. Heavy casualties have been inflicted on the Pakistan side. See, Pakistan has been claiming that they have been crushing DLA. The statements that had come from the DGISPR in the Jafar Express hijack also showed that they had completely neutralized 33 DLA fighters. They call them terrorists. इंडिया और पाकिस्तान का संघर्ष एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक समय और तल की बात नहीं करती बल्कि एक ऐसे इतिहास को बयां करती है जो आज तक दोनों देशों के रिश्ते को गहराई से प्रभावित करता है। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये दोनों नए देश सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्री से नहीं बल्कि उनके कल्चर, रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी अलग हुए। पार्टीशन के दौरान हुए रायट, लाशों का सिलसिला और लाखों की तादाद में लोगों का फोर्स माइग्रेशन जैसी चीजें, ये सारी चीजें आज भी इन दोनों के लोगों में खौफ पैदा करती है। 1947 का पार्टीशन भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था।
जिससे ना ही सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रास्ता तय हुआ, बल्कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश रूल के खत्म होने और इंडिपेंडेंस के लिए चले आ रहे संघर्ष के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच की टेंशन थी। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाकर इस टेंशन को और भी बढ़ा दिया, जिससे दोनों ही कम्युनिटीज के बीच डाउट और राइवलरी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस पार्टीशन से पहले भी कई सारी मुख्य और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने इस प्रोसेस को बहुत बड़ा रूप दिया। लोग कहते हैं कि यह 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, पर चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन को देखते हैं। 1916 लखनऊ पैक्ट। 1916 में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच पहली बार एक सामाजिक और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का प्रयास किया गया, जिससे दोनों कम्युनिटीज को एक साथ ला दिया। दोनों कम्युनिटीज ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1940 लाहौर रेवोल्यूशन। मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पाकिस्तान की डिमांड रखी गई। इस रेजोल्यूशन ने मुस्लिम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को एक नया डायरेक्शन दिया। 1942 क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर को एक प्रपोजल दिया, लेकिन ये प्रपोजल हिंदू और मुस्लिम लीडर दोनों के लिए ही अनएक्सेप्टेबल रहा। इससे पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने हिंदू और मुस्लिम लीडर्स को बुलाकर बातें की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी फेलियर रही क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ। 1946 कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन भेजा जो इंडिया को पार्टीशन के बिना समझौता करने का प्रयास किया। इस मिशन के दौरान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को और मजबूत किया और वो कंप्लीट पार्टीशन ही चाहते थे। जून 1947 माउंटबैटन प्लान। लॉर्ड लुइस माउंटबैटन जो ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, इन्होंने पार्टीशन के एक प्लान को तय किया। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डेट अनाउंस किया। रैडक्लिफ लाइन। मिस्टर साइरस रैडक्लिफ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री तय करने के लिए अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने 8 अगस्त 1947 को बाउंड्री ड्रॉ की, लेकिन उनका डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। आइए जानते हैं पार्टीशन के रीजन। पार्टीशन के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था रिलीजियस डिफरेंसेस। मुस्लिम लीग ने ये आर्ग्यू किया कि मुस्लिम की अलग पहचान है, जिससे उन्होंने एक अलग नेशन की ज़रूरत को मजबूती के साथ रखा। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया कि मुस्लिम को अपनी पॉलिटिकल राइट और आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए एक अलग देश चाहिए ही होगा। जिन्ना के अलावा आलम इकबाल जो मुस्लिम लीग के एक प्रमुख थिंकर थे, इन्होंने भी पाकिस्तान की आवश्यकता को एक बहुत ही जोर के साथ आगे बढ़ाया। इसके अलावा कांग्रेस का सेक्युलर विजन जो सभी कम्युनिटीज को एक साथ लाना चाह रहा था, इस सोच को मुस्लिम लीग ने कम्प्लीटली अपोज किया। आइए जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के बाद एक मैसिव माइग्रेशन शुरू हुआ जिसमें लगभग 15 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हुए। लोगों को न सिर्फ अपनी जिंदगी बचानी थी बल्कि अपने परिवारों को भी सुरक्षित रखना था। ऐसे में हिंदू, सिख, सिंधी और कई सारे कम्युनिटीज और फैमिलीज जो पाकिस्तान के साथ डिक्लेयर हुए, वो तब इंडिया में मूव होने लगे, जबकि मुस्लिम फैमिली जो इंडिया में थी वो पाकिस्तान के साइड मूव होने लगी। इस माइग्रेशन के दौरान कम्युनल राइट्स ने पूरे देश को छुआ और बहुत सारी टेंशन हुई और इन सारे रायत में लगभग 1 मिलियन लोगों की जान गई। ये एक ऐसा दर्द भरा समय था जिसमें देखा गया कि कैसे नफरत और इंटॉलरेंस इंसानियत को तबाह कर सकती है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। पार्टीशन का इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है। कश्मीर का इशू जो आज भी कुछ हद तक अनरिजॉल्व है, और यहाँ जब मैं कश्मीर बोलूं तो समझ जाना कि मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक पीओके का हिस्सा अनरिजॉल्व है। उसके अलावा कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और पीओके भी भारत का एक अटूट हिस्सा है, बट
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्ट्रगल इस पार्टीशन की ही विरासत है। जब इंडिया पाकिस्तान का ऐलान हुआ तब ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट को चॉइस दी गई कि ये या तो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं या तो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं या फिर ये चूज कर सकते हैं कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, श्री हरी सिंह। इन्होंने पहले चूज किया इंडिपेंडेंट रहना, बट फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और अपने पश्तून ट्राइब के जरिए कब्जा करते गए। इन ट्राइब ने बहुत ज्यादा लूटपाट, रेप, मर्डर और बहुत ज्यादा आतंक मचाया। तब राजा हरी सिंह समझ गए कि उनका इंडिपेंडेंट रहना लगभग इम्पॉसिबल है। तब राजा हरी सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और फाइनली इंडिया के साथ मर्ज होने का फैसला किया। राजा हरी सिंह ने ऑफिशियली इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया और फिर तब इंडियन आर्मी ने मदद की। बहुत हद तक इंडियन आर्मी सफल रही उन पाकिस्तानी ट्राइब्स को पीछे रखने में, पुश बैक करने में। और जब ये सब चल रहा था, जो पॉइंट पे ये दोनों आकर ठहर गए, उसी पॉइंट को आज LOC कहा जाता है, जो कि है लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ जुड़ना पाकिस्तान को कुछ अच्छा नहीं लगा। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली बार इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 और 48 हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे इंडियन लीडर्स ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। पार्टीशन ने न सिर्फ एक नए देश पाकिस्तान को जन्म दिया, बल्कि इसमें दोनों देशों के बीच ऐसे गहरे रिश्ते और ऐसे चोट भरे दर्दों को जन्म दिया जो आज भी इन दोनों देशों में टेंशन लाती है। इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ऐसे फ्लैश पॉइंट की तरह जाना जाता है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज भी लोगों के दिलों में पार्टीशन का दर्द, यादें बसी हुई है। इस दर्द भरे इतिहास ने समाज को एक नई सोच देने की कोशिश की है, जहां इंसानियत और अमन का सबसे बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन दोनों देशों के बीच की सामाजिक और पॉलिटिकल टेंशन से भी प्रभावित हुई। चलिए देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमलाइन और वॉर। सबसे पहला है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947-48। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। इस युद्ध का कारण था कश्मीर की रियासत और स्टेटस, जिसे दोनों देश अपनाना चाहते थे। दोनों देश चाहते थे कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उनके साथ जुड़ जाए, बट इंडिया फोर्सफुल नहीं था और पाकिस्तान इस चीज को लेकर कश्मीर पर फोर्सफुल था। महाराजा हरी सिंह ने शुरू में कश्मीर को भारत के साथ मिलाने का फैसला नहीं किया था, लेकिन जब पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने कश्मीर की रक्षा की और युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 1948 में एक सीज फायर के साथ खत्म हुआ, लेकिन कश्मीर AKA पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला आज भी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये युद्ध UN के माध्यम से एक सीज फायर पर समाप्त हुआ, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जो आज भी दोनों देशों के बीच एक प्रमुख तनाव का स्रोत है। मैं ये वीडियो मार्च 2025 में बना रहा हूँ और आपको एक रीसेंट वीडियो क्लिप बताना चाहूँगा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी का है। इनका कहना है कि जल्द ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्विकली ये video clip. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो जैसा आपने कि देखा, श्री जयशंकर जी ने बताया जल्द ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला भी पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए सेकेंड वॉर पे नजर डालते हैं। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में शुरू हुआ,
जो कश्मीर के ऊपर व्यापक राजनीतिक और मिलिट्री टेंशन्स का कारण था। इस बार पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टर के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, लेकिन भारत ने इसका सख्त जवाब दिया। ये युद्ध 1 महीने तक चला और दोनों तरफ से कई जानों का नुकसान हुआ। इस युद्ध के दौरान भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में ये युद्ध ताशकंद एग्रीमेंट के माध्यम से समाप्त हुआ, जिसमें दोनों देशों ने अपनी प्रभावित क्षेत्र पर वापस जाने का फैसला किया। तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में हुआ, जो आज ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के देश में बांग्लादेश है, इसकी आज़ादी के लिए था। ईस्ट पाकिस्तान में भड़क रहे सामाजिक और राजनीतिक अनरेस्ट के कारण भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की रक्षा करने का फैसला किया। ये युद्ध साथ हुआ 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। ये युद्ध बहुत ही तेजी से चलता रहा और 13 दिन के अंदर ये खत्म हो गया। 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के फौज को शिकस्त दी। ये युद्ध तब बांग्लादेश की आज़ादी की तरफ गया और इसने भारत को एक रीजनल पावर के रूप में स्थापित किया। फोर्थ वॉर था कारगिल वॉर 1999। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ, एक और महत्वपूर्ण घटना थी जो भारत पाकिस्तान के संबंध को प्रभावित करती है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की। भारत ने इस युद्ध में अपनी फौज की हिम्मत और अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स का प्रदर्शन किया। कारगिल युद्ध ने दिखा दिया कि दोनों देशों के बीच टेंशन्स कभी भी आ सकते हैं और इसने भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी दुनिया के सामने रखा। इस युद्ध में जीत भारत की हुई। चलिए देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। इंडिया पाकिस्तान संबंध सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें टेररिज्म भी शामिल है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इस्तेमाल करना, जैसे कि 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2006 का उरी अटैक, दोनों देशों के बीच नफरत को और भी बढ़ाती रही है। भारत का ये मानना है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में आदिवासी ग्रुप्स को ऐसे सपोर्ट किया करता है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। चलिए जानते हैं कुछ कंक्लूजन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सब युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ दोनों देशों के मिलिट्री स्ट्रैटेजी को प्रभावित करती हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी बहुत ही गहराई से प्रभावित करती है। इन युद्धों से लोगों के बीच संबंध और सामाजिक नफरत बहुत ज्यादा बढ़ते रहे। ये युद्ध सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बहुत ही गहराई से तनाव डालते रहे। चलिए जानते हैं न्यूक्लियर आर्म रेस के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर आर्म रेस उनकी राजनीतिक रेस को दर्शाती है। 1974 में भारत के पहले सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा सफलता के साथ किया। तब पाकिस्तान पीछे था। इसने पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करने की जरूरत को भी बढ़ाया। भारत में 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसका तुरंत जवाब पाकिस्तान ने चगाई 1 के साथ दिया। आज भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170। दोनों देशों ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स को भी अपडेट किया है, जब भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया, जबकि पाकिस्तान ने अपनी डॉक्ट्रिन को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है। इंडिया की एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी। टेररिज्म ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्लेक्स बना दिया। काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जो पाकिस्तान के बेस्ड हैं, इंडिया में टेरर अटैक करते रहे। 2001 का पार्लियामेंट अटैक यकीन करना तो आज भी मुश्किल है। देश की संसद में कोई AK-47 लेकर घुस सकता है। 21 साल पहले टेलीविजन पर प्रसारित हो रही इन तस्वीरों को देश ने हैरान होकर तो 2008 का मुंबई अटैक। Since the 2008 terror attacks in Mumbai, the attacks were carried out by 10 Lashkar-e-Taiba terrorists. At least 166 people lost their lives in the incident. The terrorists targeted multiple places in attacks. जैसे बड़े इंसिडेंट इंडिया को डीपली इम्पैक्ट कर चुके हैं। इंडिया का यह कहना है कि पाकिस्तान ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है जो कि इंडिया में टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। इसका जवाब देने के लिए इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और इंटरनेशनल फोरम जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को प्रेशर दिया है ताकि पाकिस्तान को एक टेरर सपोर्टिंग स्टेट डिक्लेयर किया जा सके।
और इसमें इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सफलता भी मिली। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की टेररिज्म की सच्चाई को जानती है। इस टेररिज्म ने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि कई बार पाकिस्तान के आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है। चलिए देखते हैं इंडिया का डिप्लोमेटिक एफर्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान। इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को काफ़ी यूज़ किया है पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस, यूएस और यूरोप जैसे ग्लोबल पावर के साथ इंडिया ने अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया है। हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया ने यह बात उठाई है कि पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करता है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया ने मिलिट्री एक्शन किया तो इंडिया को ग्लोबल सपोर्ट मिला, जो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सक्सेस रही है। चलिए नजर डालते हैं कुछ प्रॉक्सी वॉर और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी पर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर के अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा से रहा है, जो कि है प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और इंडिया की रॉ दोनों कवर ऑपरेशंस करती रही हैं। इंडिया के लिए क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एक मेजर इशू बना रहता है, जहां पाकिस्तान से मिलिटेंट बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कश्मीर और दूसरे क्षेत्रों में अटैक करने की कोशिश करते हैं। सीज फायर एग्रीमेंट्स के बावजूद LOC पर कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं और इससे दोनों साइड्स को लॉस होता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 370 और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस देता था। इस डिसीजन का मकसद था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ फुली इंटीग्रेट करना और पूरी इंडिया में एक तरह का रूल लागू करना। पाकिस्तान ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने मैक्सिमम इंडिया को ही सपोर्ट किया और इसको इंडिया का इंटरनल इशू बताया। आज भी पूरी सच्चाई यही है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक अटूट हिस्सा है और आर्टिकल 370 इंडिया का एक इंटरनल अफेयर है। चलिए देखते हैं सिविलियन का इम्पैक्ट और ह्यूमैनिटेरियन इशू। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा असर सिविलियन पर पड़ा है, स्पेशली कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियंस को मिलिटेंसी, मिलिट्री ऑपरेशंस और क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का बहुत सामना करना पड़ता है। दोनों साइड की आर्मी को ह्यूमन राइट वायलेशंस के एक्विजिशंस फेस करने पड़ते हैं। इंडिया के लिए कश्मीर में मिलिटेंसी को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रही है। इन सारी एक्टिविटीज़ के चलते आम इंसान को बहुत नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हमेशा फियर और अनसर्टेनिटी में जीते हैं। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट और कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा है। इंडिया अपनी लार्ज इकोनॉमी के कारण मिलिट्री स्पेंडिंग को मैनेज कर पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड पोटेंशियल है वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कभी भी फुल पोटेंशियल से नहीं यूज हुआ है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रूट जैसे कि वाघा बॉर्डर भी फ्रीक्वेंटली बंद रहते हैं। चलिए नजर डालते हैं वाटर डिस्प्यूट्स पर। दोनों देशों के बीच वाटर डिस्प्यूट्स भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, और तब से लेकर अब तक ये ट्रीटी लार्जली इंटैक्ट रही है। डिस्पाइट वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट, ये ट्रीटी दोनों नेशंस के बीच वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट को काबू में रख पाई है। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कैर्सिटी के चलते ये ट्रीटी फ्यूचर में एक फ्लैश पॉइंट बन सकती है। इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जानते हैं। अब इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है और आज भी बहुत ज़्यादा ये मॉडर्नाइज कर रहा है थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया अपने खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने पर फोकस कर रहा है। इंडिया ने अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया है और साइबर, ड्रोन्स और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को ये काफ़ी बढ़ा रहा है। ये सब एफर्ट्स पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए हो रहे हैं। आइए डालते हैं कुछ इंटरनेशनल रिलेशन जैसे कि यूएस और रशिया का रोल। ग्लोबल पावर्स भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रही हैं। यूएस ने तो हिस्टोरिकली दोनों साइड्स के साथ बैलेंस मेंटेन किया है। यूएस ने कई बार पाकिस्तान को भी मिलिट्री एड दिया, बट आज के डेट में यूएस इंडिया के साथ इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाई बहुत ज़्यादा है। रशिया हमेशा से इंडिया का पार्टनर रहा है और चाइना पाकिस्तान का एक क्लोज अलाय। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री और उनका इंडिया और पाकिस्तान की तरफ कैसे मुड़ाव रहा।
आप जानते हैं इंडिया का रीजनल लीडरशिप और रीजनल एस्पिरेशन और ग्लोबल एस्पिरेशन। इंडिया अपने आप को साउथ एशिया ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर रही है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सार्क में इंडिया अपना रोल स्ट्रेंथन कर रही है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे अब एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप रोल में देखा जा रहा है। India could become the leader in global economic growth. And today, India is at the leading edge of technology with massive innovative potential. Indian economy is booming. This year, the country's GDP is expected to grow between 6 and 7%. A nation that is rising and the world is sitting back and watching. India has not just soared up in the sky, but we do it with our feet, steeply rooted in our culture and tradition. The image of India is changing and the world knows it and is recognizing it. फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस एस्टैब्लिश करना अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। कभी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए ये और स्ट्रेंथन हो सकता है, आगे जाके इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपके हिसाब से इस चीज़ का कंक्लूजन क्या है? क्या फ्यूचर में आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कम्प्लीटली रिजॉल्व होगा या फिर आपको लगता है ये यूं ही चलता रहेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो से हमने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को गहराई से समझा। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि हिस्ट्री के थ्रू हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। हमने जाना कि कैसे हिस्ट्री में हुए गए वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ने ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन लाइफ को हमेशा से नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। जाने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया में बहुत सारे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स आज की डेट में भी चल रहे हैं। हम जैसे कि देख सकते हैं वॉर्स यानी कि यूक्रेन रशिया के वॉर हो गए। принято решение о проведении специальной военной операции. Паника, истерика, слезы. Как у нас пламя было выше дома. We're like in a cellar. I'm not sure if it's like deep enough to help us to survive. Russian troops and tanks have entered Ukraine. कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो गए, चाइना ताइवान एक फ्लैश पॉइंट है। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और फ्लैश पॉइंट आज की डेट में भी जारी है, जो कि ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही इनस्टेबल बनाती है। हम इंसानों को ईगो, सत्ता, ज़मीन की चाह और लालच से आगे बढ़कर ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए तब तक के लिए आप देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरा नाम है करण जुरानी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।